Good morning students, this is part 2 of the audio ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो मैं आपको ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट का पार्ट 2 समझा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया? पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। हमने ट्रेडिशन का कंसेप्ट डिस्कस किया, वो पार्ट 1 है। जिसको ये पहली बार देख रहे हो प्लीज़ पार्ट 1 देखें पहले, तो आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। मैं थोड़ा डिटेल में आपको ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारा चेक किया लेकिन मुझे डिटेल में ट्रेडिशनल इंडिविजुअल कहीं नहीं मिला, इंडिविजुअल टैलेंट कहीं नहीं मिला। तो आपको समझाने के लिए मैंने इसको पार्ट 2 में बनाया है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन इट। तो सेकेंड पार्ट है जो इंडिविजुअल और ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट का जो ऐसे है, उसका जो सेकेंड पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका सेकेंड पार्ट ये है द थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री? तो जो पोएट होता है, द पोएट मस्ट बी एज इम्पर्सनल एज अ साइंटिस्ट। जो पोएट होता है, इम्पर्सनल मतलब अनबायस्ड, पर्सनल थॉट को आगे ना रखकर, इम्पर्सनल अनबायस्ड, तो पर्सनल थॉट को आगे ना रखते हुए अपने आप को एज अ साइंटिस्ट ट्रीट करते हुए किसी भी वर्क को पढ़े और समझे और लिखे। उसका जो वर्क हो वो उसकी पर्सनल थॉट को कन्वे ना कर रहा। और इसी को आगे पढ़ते हैं और हम इसे समझते हैं। एक लाइन में है, आपको मैंने बताया द पोएट मस्ट बी एज इम्पर्सनल एज अ साइंटिस्ट। अ राइटर मस्ट कंटिन्यूली सरेंडर हिज पर्सनल थॉट फॉर अ बेटर थिंग दैट इज लिटरल कॉम्पोजिशन। अगर हम अपनी पर्सनल थॉट ले करके पोइट्री लिखते रहेंगे तो हमारी पोइट्री जो है ना वो एक बायस्ड पोइट्री हो जाएगी, वो पर्सनल थॉट का एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म के अगेंस्ट भी जा रहा है। क्योंकि रोमांटिसिज्म में क्या कहा गया है कि पोइट्री जो है पर्सनल थॉट है, आउटफ्लो ऑफ द इमोशंस है। तो आप आगे इसको पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आप ये जानिए कि हर एक पार्ट पे एक क्वेश्चन बनता है। इसका हर एक पार्ट पे क्वेश्चन बनेगा और हर एक वर्ड पे एक क्वेश्चन बन सकता है। वर्ड्स में क्वेश्चन घुमा के आएंगे, और अगर आप नेट के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको डिटेल में जाने, क्योंकि आपको इसको कंपैरिजन भी करा जाता है वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड में, जो आपकी उसकी क्रिटिसिज्म है, जो उसकी क्रिटिकल थ्योरी है, उससे इसका कंट्रास्ट है। तो इसको इस तरह से भी पढ़ें, आप इसे भी समझने की कोशिश करेंगे और हर एक पार्ट पे एक क्वेश्चन बनता है इसके। द पोएट, आप आगे पढ़ते हैं हम कि द इमोशन एंड पैशन ऑफ अ पोएट मस्ट बी डीपर्सनलाइज्ड। द आर्टिस्ट पर्सनैलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेंस ऑफ ट्रेडिशन। वो ये कहता है कि जो पोएट का इमोशन और पैशन है उसको डीपर्सनलाइज कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देना चाहिए। और आपको तब आर्टिस्ट जो होता है वो सही वर्क को कन्वे कर पाता है। और आर्टिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि उसकी अपनी थॉट या इमोशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेंस ऑफ ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है। उसे किसी बड़े काम को करना है। वो पोएट है, वो नॉर्मली अपनी थॉट को आगे नहीं रख सकता, उसे पूरा वर्ल्ड सुनेगा, उसे यूनिवर्सल आइडिया और इमोशनल आइडिया में फ़र्क हो समझ में आना चाहिए। उसका ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इमोशंस को खोल के रखे। ही मस्ट फॉरगेट हिज पर्सनल जॉय, सॉरो, पेन्स एंड एक्साइटमेंट एंड एक्वायर अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड देन एक्सप्रेस इट इन द पोएट्री। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर जज है तो अगर धर्म सीट पे बैठा है, धर्म करने और जस्टिस करने बैठा है, तो अगर उसका खुद का बेटा भी सामने आ जाएगा तो भी उसे न्याय वही करना है जो उसे चोर के लिए करना है, जो उसे किसी अनजान के लिए करना है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो पोएट है उसे अपने आप को इतना ज़्यादा जस्ट रखना, अनबायस्ड रखना, इतना न्यूट्रल रखना है कि उसके इमोशंस जो हों वो उसके जजमेंट में या उसके वर्क में दिखाई ना दे, और उसकी अपनी जॉय, सॉरो, पेन और एक्साइटमेंट। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, जो एक्टर्स होते हैं, अगर वो उनके घर में कुछ गलत हो गया, उनके घर में मौत हो गई है, अब वो डेथ हो गई है और वो उनको कॉमेडी करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे कॉमेडी। अगर वो अपने वर्क पे अपने आप को डीपर्सनलाइज नहीं करेंगे तो अपने वर्क को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उन्हें कॉमेडी सीन करना है मगर उनके अंदर जो इमोशंस है वो नहीं उनको अलाउ कर रहा। लेकिन अगर वो उस पर एक बैरियर बनाएंगे
तो वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएंगे। हो सकता है उस पेन के प्रेशर में वो और अच्छी कॉमेडी कर ले, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका पेन दिखाई देनी चाहिए कॉमेडी में। कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडी ही दिखाई देनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इनका वर्क है उसको हमेशा पीछे रख, उनको अपना इमोशंस पीछे रखकर अपने वर्क में एक दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमें सेंस ऑफ ट्रेडिशन है, जो ग्रेट मास्टर्स का वर्क है और जो भी क्लासिक वर्क है और जो भी वर्क चला रहा है उसके बारे में बात करते हुए उनको आगे बढ़ाना है। एंड देन एक्सप्रेस इट इन द पोएट्री, और तब उसे एक्सप्रेस करना चाहिए पोएट्री में। दस पोएट इज़ मेयरली अ मीडियम जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट। जो पोएट क्या है, वो एक मीडियम है, कैटलिस्ट की तरह है। उसका कोई पर्सनल काम नहीं, जैसे कैटलिस्ट नहीं होती है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, पार्ट तो लेते हैं मगर उसमें कोई मतलब रिएक्शन को परफॉर्म करने में प्रोसेस में रहते हैं मगर उनसे पार्ट नहीं लेते हैं। तो लाइक a agent or a receptacle in which a chemical reaction takes place. Example, just like a shred of platinum which help in the formation of sulfuric acid but it remains unaffected. एक प्लेटिनम का श्रेड होता है, तो वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में काम आता है मगर उसका कोई असर नहीं होता है, वो अनअफेक्टेड रहता है। रिएक्शंस के लिए वही ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, मगर रिएक्शन होने के बाद उसका कोई ज़रूरत नहीं होती, उसका कोई काम नहीं होता, उसमें वो कुछ अफेक्ट नहीं हो जाता है कि उससे मिल के भी कुछ बन जाए। दिस इज़ नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन दैट मेक्स ग्रेट पोएट्री बट द इंटेंसिटी ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस, the pressure so to speak under which the fusion takes place. तो ये कोई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस नहीं है कि जो ग्रेट वर्क को बनाते हैं, मतलब कोई दुखी है तो उस दुखी में बहुत अच्छी दर्दनाक सॉन्ग लिख लेगा, या कोई खुश है तो बहुत, अभी खुश हूँ तो चलो खुशी में गाना लिखते हैं, या अभी दुखी हूँ तो चलो अच्छी सी शायरी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक तरह का फ्यूजन है, आपके अंदर दर्द सुख दुख सब अंदर रहता है। ये राइटर का फॉर्म है कि वो किसी भी टाइम जब भी उसका मन करे अपने अंदर से वो एक इमोशन निकाले और उस इमोशन के बेस पे उसको एज अ प्रेशर यूज़ करके अपनी एक तरह की पोइट्री पकाए। वो आग इमोशन की उसे खुद जलानी है और उसको एक रिएक्शन की तरह करना है। ही हैज़ टू सी द बिग पिक्चर्स, उसको बिग पिक्चर देखनी। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है तो अ गुड पोएम जो होती है, जो गुड पोएम होगी, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उनका कन्या भ्रूण हत्या के लिए उनको ले जाया गया हो और उसके साथ ये बीती हो तभी वो कुछ लिख पाएगा। वो बिना उसमें पार्ट लिए, बिना उसमें हुए, बिना उसमें शामिल हुए भी अपने अंदर ऐसा इमोशन जगा सकता है एक पोएट कि वो ऐसा कुछ लिखे जो पूरी तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया हो और वो हिला के रख दे। तो द पर्सनालिटी ऑफ द पोएट इज़ मेयर रिसेप्टेबल. Eliot says honest criticism and sensitive appreciation is directed upon the poet not upon the poet but upon the poetry. जो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म और सेंसिटिव अप्रिसिएशन होता है वो पोएट के ऊपर नहीं होता है बट अपॉन द पोएट्री होता है। तो अगर आप कोई क्रिटिसिज्म पास कर रहे हैं तो आप पोएट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पोएट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो आप पोएट के बारे में बात करने लगेंगे, आप पोएट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप पोएट्री को देखेंगे और पोएट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। ही रिजेक्ट्स रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म, उसने जो है इसी बात को जो मैंने अभी आपसे थोड़ा पहले कहा था कि वर्dsworth का जो लिरिकल बैलेड में उन्होंने अपना क्रिटिसिज्म दिया था कि तो उसी को रिजेक्ट करती है इसकी ये थ्योरी। ही रिजेक्ट्स रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म। एग्जाम्पल जो वर्dsworth का कहना है पोएट्री के लिए डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है, ऑल पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। और आगे उन्होंने लिखा था रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। तो टी.एस. एलियट जो होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं इन इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट में इस बात को, और वो कहते हैं ही सेज दैट पोएट्री इज़ नाइदर इमोशन नॉर रिकलेक्शन नॉर ट्रैंक्विलिटी। इन फैक्ट इट इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। ये कोई ऐसा नहीं कि आप इमोशन में पागल हो रहे तो आपने कुछ लिख दिया, ये इमोशन से एस्केप है। आप जिस वक्त पूरी तरह से साउंड होंगे और जिस तरह आप अपने तरह से डील करेंगे वर्क को, ना कि वर्क आपको डील करेगा। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ अ कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। जो वर्क ऑफ द आर्टिस्ट होता है वो एक लगातार सैक्रिफाइस होता है अपने थॉट्स का
अपनी पर्सनल थॉट्स का, और ए कंटिन्यू एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी उसमें दिखनी नहीं चाहिए वर्क में। अगर आपकी पर्सनालिटी वर्क में दिख गई तो वो वर्क बेकार होगा। और अगर आप कॉन्शियसली उसमें कुछ लिखना चाहेंगे तो वो वर्क बेकार होगा, बैड पोइट्री होगी। और अगर कॉन्शियसली कुछ नहीं लिखना चाहेंगे तो भी वो वर्क बैड पोइट्री होगा। अनकॉन्शियसली आप कुछ लिखेंगे तो भी वो पोइट्री बैड होगी। तो आपको पूरी तरह से कंट्रोल्ड होना चाहिए एक पोइट्री को लिखने के लिए। ये वर्क ऑफ द और पर्सनल जो आपका बाइसिज्म है या जो पर्सनल थॉट है, एक्सपीरियंस है, इमोशन, उसका कोई भी छवि दिखाई नहीं देनी चाहिए। देयरफॉर ग्रेटनेस इन पोइट्री इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी। जो पोइट्री में ग्रेटनेस आती है वो पर्सनैलिटी की वजह से नहीं आती है, वो आपकी पर्सनालिटी को अंदर रोकते हुए उसका फ्यूजन करना, उस प्रेशर को यूज़ करना अपनी पोइट्री को लिखने के लिए, उससे आती है। और हम जब तारीफ़ या क्रिटिसिज्म करते हैं या उसकी बुराई करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसको एवेल्यूएट करते हैं, तो फिर हम राइटर को इवेल्यूएट नहीं कर रहे होते, हम पोइट्री को या वर्क को इवेल्यूएट करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, आई होप ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इसको कंप्लीट कर देती हूँ इसी में। थर्ड पार्ट है इसका कि एलियट कंसेप्शन ऑफ पोइट्री। एलियट कहता है पोइट्री क्या है। एलियट सेड पोइट्री इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पिरेशन। पोइट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है रादर देन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नहीं है, जैसे कि टी.एस. एलियट का कहना है कि टी.एस. एलियट कह रही हूँ मैं, वर्ड्सवर्थ का कहना है ये इंस्पिरेशन है, रोमांटिक्स का कहना है ये इंस्पिरेशन है। नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। टी.एस. एलियट जो होते हैं यहाँ पे कंपेयर करते हैं माइंड को एक जार से, जिसमें बहुत सारी नंबरलेस फीलिंग्स, इमोशन एक्सेट्रा स्टोर होते हैं और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, क्योटिक फॉर्म में होते हैं, और टिल ऑल पार्टिकल्स विच कैन यूनाइट, और उस टाइम तक के लिए अनऑर्गेनाइज रहते हैं जब तक कुछ पार्टिकल्स आपस में यूनाइट होते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं और एक प्रेजेंट वर्क देते हैं और एक साथ आते हैं अपनी प्रेजेंस को लेकर के और कुछ एक नया फॉर्म बनाते हैं। यानी कि हमारे अंदर, एक राइटर के अंदर, एक पोइट के अंदर दिल में, दिमाग में इमोशंस बहुत सारे पड़े होते हैं अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, मगर उसी अनऑर्गेनाइज फॉर्म को वो अपने प्रेशर के थ्रू, अपनी इंटेंसिटी से, उसमें से कुछ इमोशंस एक दूसरे से जुड़ते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, और एक कंपाउंड की तरह बनकर एक नई चीज़ सामने आती है, वो होती है पोइट्री। तो इन वर्ड्स में इसने कहा है, टी.एस. एलियट्स कंपेयर द पोएट्स माइंड टू अ जार और रिसेप्टिकल्स इन विच नंबरलेस फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड chaotic form till all the particles which can unite to form a new compound are present together. Thus poetry is organization rather than inspiration. इसीलिए पोएट्री को इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कहा है, इंस्पिरेशन नहीं कहा है। So the greatness of the poem does not depend upon the greatness or even the intensity of the emotion, but upon the intensity of the process of poetic composition. तो जो ग्रेटनेस ऑफ द पोएट होती है ना, वो किसी भी तरह से नहीं डिपेंड करती है ग्रेटनेस और इवन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस, कि आपके कितनी ग्रेट इमोशंस है। जैसे आपने होरेस में लॉन्जाइनस पढ़ा कि ग्रेट इमोशंस और ग्रेट इमोशंस की ज़रूरत होती है, ग्रेट एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। तो वो ये कहते हैं कि ग्रेट इमोशंस से नहीं बनती है पोइट्री, ग्रेट इमोशन से ग्रेट पोइट्री नहीं बनती है, ग्रेट कॉम्पोजिशन से, प्रोसेस ऑफ पोइटिक कॉम्पोजिशन से, जो इंटेंसिटी को यूज़ करता है, अपने इमोशंस को यूज़ करता है, उसकी इंटेंसिटी को यूज़ करता है प्रोसेस में पोइटिक कॉम्पोजिशन के, उसकी पोइट्री ग्रेट होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि पोइट्री उसी चीज़ को अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ यूज़ करना है, ना कि उसमें बह जाना है। जज्बातों में बहना नहीं है, जज्बातों को थाम करके, जज्बातों को संभाल करके एक फॉर्म में ला करके किसी चीज़ की रचना या सृजन करना है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि पोइट्री का जो सृजन है वो इस तरह से नहीं होता। एक पोइटिक कॉम्पोजिशन की जो इंटेंसिटी होती है या ग्रेटनेस जो होती है, वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस नहीं होती है, वो इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कॉम्पोजिशन होती है। जस्ट एज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर, सो ऑल्सो इंटेंसिटी इज नीडेड फॉर द फ्यूजन ऑफ इमोशन। द मोर इंटेंस द पोइटिक प्रोसेस द ग्रेटर द पोएम। जितना इंटेंस पोइटिक प्रोसेस होगा, पोइटिक कॉम्पोजिशन होगा, उतनी ही अच्छी पोइट्री बन के आएगी। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक इमोशन एंड द पर्सनल इमोशन। आर्टिस्ट का इमोशन और पर्सनल इमोशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जो कि आप जानेंगे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे ओड टू नाइटिंगेल से, बाय कीट्स। ओड टू नाइटिंगेल जो कीट्स की है, उसमें इतने सारे बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि नाइटिंगेल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है।
आपने देखा होगा उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस भी लिखी हैं जो नाइटिंगेल के बारे में कहीं पे भी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके अपने पर्सनल इमोशंस दिखाई देते हैं। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें बायोग्राफी पढ़नी पड़ती है कि वो बीमार थे, वो उस रात अपने फ्रेंड के घर थे और उन्होंने वहाँ पर पेड़ पे एक नाइटिंगेल देखा, फिर उन्होंने शायद ड्रिंक कर रखा था या वो दवा के असर में थे, तो उन्होंने वो लाइंस लिखी हैं। वो अपने पेन को भी उस लाइंस में लिख रहे हैं। तो वो ओड टू नाइटिंगेल में नाइटिंगेल के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनमें नाइटिंगेल का कुछ लेना देना नहीं है। तो ओड टू नाइटिंगेल बाय कीट्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ इमोशंस विच हैव नथिंग टू डू विद द नाइटिंगेल। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये हो रहा। फिर क्या है, द पोएट हैज़ नो पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस, ही इज़ मेरली अ मीडियम इन विच impression and experiences combined in a particular and unexpected way. This is not necessary that a poet should have a personal experience of the event. He can even express from the emotion never felt personally for poetry. ज़रूरी नहीं है कि हर पोएट को हर चीज़ फील करनी होनी चाहिए। जानो उसके अगर उसको मौत के बारे में लिखना है तो उसका कोई मरा ही हो तो वो लिख पाए। वो बिना किसी के मरे भी इस इमोशंस को अपने अंदर फील कर सकता है और उसको श्योरली अपने अंदर पोएटिक कॉम्पोजिशन में यूज़ करके एक इंटेंसिटी के साथ बहुत बढ़िया ग्रेट वर्क लिख सकता है। थैंक यू। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। वीडियो लॉन्ग हो रही है।